हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस आगे बढ़ाते हैं। 19 चैप्टर क्लास 11th का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, 6th वीडियो है आज अपना, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो, अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से समझना है तो इससे पहले आप स्टार्टिंग के 5 वीडियोज़ देखो, जिसमें हमने नेफ्रॉन के बेसिक्स की बात की है सारी, है ना। जब बेसिक्स पढ़ोगे तब काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो पहले उन बेसिक्स को अच्छे से समझो, उसके बाद ये वीडियो देखो, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। वासा रेक्टा। चलिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म समझना हो तो पहले कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट्स में एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि नेफ्रॉन्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने बात की थी एक इनिशियल वीडियोज़ में, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन और ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फ़र्क क्या था कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ एनले है वो काफ़ी लॉन्ग रहता है, और ये करीब करीब मतलब मेडुला के एंड तक पहुंचता है। ये यहाँ, ये देखो, ये मेडुला है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेडुला हो गया पूरा, और ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन का आप ये देखो लूप ऑफ एनले, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक मेडुला है वहाँ तक, और फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। इतना लॉन्ग लूप ऑफ एनले रहता है, इसलिए इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और इसके साथ एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक ब्लड वेसल होती है जिसे कहा जाता है वासा रेक्टा। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये जो इफरेंट आर्टीरियल यहाँ से निकला है, ये एफरेंट आर्टीरियल, ये इसने बनाई ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और फिर वापस निकला इफरेंट आर्टीरियल। ये इफरेंट आर्टीरियल आगे चल के रेनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट पे वापस से कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, ये पूरा एक नेटवर्क बना दिया कैपिलरीज का, जिसे कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से एक कैपिलरी ऐसी होगी जो लूप ऑफ एनले के बिल्कुल पैरेलल चलती है। यहाँ देखो आप, ये लूप ऑफ एनले यहाँ पे, ये जो येलो कलर में बीच में शो कर रखा है, और इसके पैरेलल आप देखो ये ब्लड वेसल रन कर रही है। दिस इज वासा रेक्टा। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर ये आपका लूप ऑफ एनले है, ये अगर लूप ऑफ एनले है, तो इस लूप ऑफ एनले के बराबर पैरेलल में एक ब्लड कैपिलरी है जिसका नाम है वासा रेक्टा। ये आपको मेन दिखेगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम का कि वासा रेक्टा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आंसर होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट शुरू करेंगे हम, वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। सबसे पहली बात, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? तो आप यहाँ देखो, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं लेता हूँ वापस बाद में। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, मैं इसकी एक प्रॉपर डायग्राम पे आऊँगा, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको हम क्यों कहते हैं। ठीक है, चलते एक बार आगे चलते हैं, हम लोग आएंगे इस पर भी, हम वापस आएंगे। तो हमने वासा रेक्टा देखा और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात की। उसके बाद बात करते हैं लूप ऑफ एनले की। ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लूप ऑफ एनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वो सॉल्ट के लिए तो इम्परमिएबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल है। यानी यहाँ से वाटर बाहर आ सकता है, सॉल्ट बाहर नहीं आ सकता। और असेंडिंग लिम्ब है जो सॉल्ट के लिए परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। ये फैक्ट हम पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने उस वक्त आपको ये भी बताया था कि इससे फ़ायदा क्या होगा वो हम नेक्स्ट जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर काउंटर करंट की बात करेंगे। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि मज़ा आए काउंटर करंट पढ़ने में। देखो, ये सरफेस ऑफ किडनी है। अब जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझें आप, ये सरफेस ऑफ किडनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स, और ये मेडुला। ठीक है, अब ठीक है, मेडुला है तो टिश्यू है, सेल्स होंगे तो सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होगा। बिल्कुल क्लियर, हर सेल्स के बीच में, हर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब बिकॉज ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक काम करते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी चेक करते हैं कि कितना इनका ऑस्मोलरिटी रहता है। जब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी जहाँ से मेडुला की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे जब हमने ऑस्मोलरिटी चेक किया तो ये आया 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये मिली में है, ये ध्यान रखें आप।
फिर जैसे जैसे मैं और डेप्थ में जाने लगूंगा वैसे वैसे इसका ऑस्मोलरिटी बढ़ता रहता है। ठीक है, ये 300 से यहाँ 600 आ जाएगा, यहाँ 900 आ जाएगा और एंड तक आते आते ये आ जाता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये जो अब हमने कैलकुलेट किया तब हमें इतनी वैल्यू मिली। यानी जब मेडुला की शुरुआत होती है तो कितना है ऑस्मोलरिटी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जहाँ मेडुला एंड होता है वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि सर 4 गुना बढ़ गई ऑस्मोलरिटी, 4 गुना बढ़ गई ऑस्मोलरिटी। अब ये जो ऑस्मोलरिटी हमने बढ़ाई है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ऑस्मोलरिटी बढ़ी कैसे, ऑस्मोलरिटी बढ़ी कैसे, ऐसा क्या हुआ कि जैसे जैसे आप डीप इनटू द मेडुला जाओगे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। एक तो ये सीखना है, दूसरा हमें ये सीखना है कि ऑस्मोलरिटी बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा। अगर ये दो चीज़ें हमने अगर अच्छे से समझ ली तो हम काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से समझ गए। क्लियर? चलो इनके जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले कुछ और बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर। चलो एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, हालांकि आपको आती होगी बट फिर भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा बिकॉज ये इस वीडियो को समझने के लिए ये ज़रूरी है। देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको सिखाने वाला हूँ कि वाटर का मूवमेंट किस तरफ होता है। ये मैंने क्या किया, 2 सिस्टम ले लिया, सिस्टम ए, सिस्टम बी, और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी समझो। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 3 ग्राम NaCl सोल्यूशन है, 3 ग्राम NaCl सोल्यूशन, और यहाँ पे है 5 ग्राम NaCl सोल्यूशन, 3 ग्राम और 5 ग्राम NaCl सोल्यूशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा तो आप क्या आंसर देंगे, समझें अच्छे से। मैं इसको आपको मेरे तरीके से समझा रहा हूँ आपको कि मैं कैसे इसको हर बार सॉल्व करता हूँ और इसको एक्चुअल में हर बार कैसे सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्या होता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बस हम ये पढ़ते आए और हम सीधा यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि अच्छा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो सर 5 ग्राम से 3 ग्राम की तरफ मूव करेगा, और ये हमने कर दिया इसको गलत। क्यों गलत हुआ वो भी समझें आप। यहाँ NaCl सोल्यूशन की बात चल रही है, एक 3 ग्राम NaCl सोल्यूशन है और एक 5 ग्राम NaCl सोल्यूशन है इन 100 ml वाटर, दोनों तरफ समझ लो आप 100 ml वाटर है। अब क्या कह रहे हैं हम कि जब भी आपको पूछा जाए कि वाटर का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, किसका मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले आप वाटर पोटेंशियल देखें। क्या देखें, वाटर पोटेंशियल। और आपको अच्छे से पता है वाटर पोटेंशियल जिसको आप साई डब्ल्यू लिखते हैं, ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके कोर्स में है, एनसीईआरटी में बॉटनी वाले में सेक्शन में ये है ऐसा, और काम ये केवल बॉटनी में नहीं आता, ये हर जगह आपको काम आएगा। आप देखें किस तरफ साई डब्ल्यू ज़्यादा है यानी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और वाटर पोटेंशियल आपको अच्छे से पता है कि सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी जितना ज़्यादा सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा, जितना ज़्यादा सल्यूट डालोगे उतना वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब आप यहाँ देखो इस तरफ 5 ग्राम सल्यूट है, इस तरफ 3 ग्राम सल्यूट है, यानी कि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा किस तरफ होगा, तो यहाँ ज़्यादा सल्यूट है तो वाटर पोटेंशियल कम है, यहाँ कम सल्यूट है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। और वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा। ये जो आप यहाँ गलती कर रहे हो ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सल्यूट की बात की जाती है हमेशा, इसलिए आप गलत कर लेते हो। वाटर का मूवमेंट जब भी पूछे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो कि पूछ क्या रहा है। अगर वो कह रहा है वाटर किस तरफ मूव होगा तो आप दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल कंपेयर करें। ज़्यादा सल्यूट यहाँ पर तो वाटर पोटेंशियल कम, कम सल्यूट यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो वाटर हमेशा कम हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट है ना, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है मूव करेगा। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, हालांकि आपको इसको इन शॉर्ट याद नहीं करना है, आप तो हमेशा साई डब्ल्यू से कैलकुलेट करें, नहीं तो आप गलत करेंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ से वो उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है।
3 ग्राम NaCl सोल्यूशन से 5 ग्राम NaCl सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है वाटर, यानी कम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। आंसर तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा एक ही तरीके से कैलकुलेट करो और वो तरीका रखो वाटर पोटेंशियल का, नहीं तो आप हर बार कंफ्यूज होगे और हर बार अलग अलग आंसर दोगे। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म, अज्यूम करो ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, और इस लूप ऑफ हेनले में ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। एरो का निशान ऐसा क्यों बनाया मैंने इस तरफ, ताकि मैं फिल्ट्रेट किस तरफ मूव हो रहा है वो शो कर सकूं। फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आएगा, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया, और असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर। इसमें आप देखो फिल्ट्रेट इस तरफ नीचे आ रहा है, ये देखो आप, ये फिल्ट्रेट इस तरफ नीचे आ रहा है और इस तरफ ऊपर जा रहा है, यानी कि ये जो फिल्ट्रेट का जो करंट है, करंट मतलब क्या हो गया, कहते हैं ना वाटर करंट, यानी वाटर स्ट्रीम। तो एक आर्म में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ, एक आर्म में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ, एक लिम्ब में। तो ये इसको हम कह रहे हैं कि ये जो वाटर करंट है, ये जो फिल्ट्रेट का करंट है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है इन बोथ द लिम्ब्स। एक लिम्ब में नीचे की तरफ, ये देखो आप, एक लिम्ब में नीचे की तरफ, एक लिम्ब में ऊपर की तरफ। तो करंट कैसे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या कह रहा हूँ, वासा रेक्टा होती है। वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल चलती है, और इस वासा रेक्टा में भी ये जो एरो है ये ब्लड के मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ब्लड यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वासा रेक्टा जो ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर भी एक तरफ ब्लड नीचे आ रहा है और एक तरफ ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी कि जो ब्लड का करंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है इन बोथ द लिम्ब्स, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए आप इसको कहोगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले में भी आपने नाम इसी के बेस पे रखे थे कि फिल्ट्रेट किस तरफ मूव हो रहा है। यहाँ फिल्ट्रेट नीचे आ रहा था तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा था तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ देखो वासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब, और इसके ऑपोजिट यहाँ ब्लड ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आई होप नाम समझ में आया होगा आपको कि ऐसा नाम क्यों रखा है हमने। तो लिम्ब्स वासा रेक्टा की अलग है और लूप ऑफ हेनले की अलग है। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब के पास वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है, और ये तो मैंने आपको ऐसा पिक्चर में दूर दूर समझाने के लिए बनाया, बाकी बहुत क्लोजली रहते हैं, दोनों आसपास रहते हैं काफ़ी। और लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब के पास में वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ मैं मूवमेंट शो कर रहा हूँ आपको फिल्ट्रेट का और ब्लड का। फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में गया है और ब्लड इस डायरेक्शन में, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लड और फिल्ट्रेट इन दोनों का जो करंट है, इन दोनों का जो करंट है वो भी एक दूसरे के काउंटर है, वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए भी इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब आप रीज़न कोई भी समझो, चाहे आप लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट के मुंह दोनों करंट्स को देखो, यानी ये करंट और ये करंट, या फिर आप वासा रेक्टा में ब्लड के करंट को देखो, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर, या फिर इन दोनों के करंट्स को ही आप आपस में कंपेयर करो, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में। यही रीज़न है कि इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कह रहे हैं। काउंटर मतलब ऑपोजिट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम ये समझेंगे कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो मैंने बात की है ना, ये इंटरस्टिशियम हो गया मेडुलरी इंटरस्टिशियम। भाई टिश्यू है लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा के बीच में मेडुलरी टिश्यू रहेगा। टिश्यू है तो सेल्स रहेंगे, सेल्स रहेंगे तो सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, जिसको आप कहोगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और फ्लूइड को कहोगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब हमने कहा कि जैसे जैसे आप मेडुला में डेप्थ में आते हो ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, तो पहले हम ये समझेंगे कि ऑस्मोलरिटी बढ़ कैसे रही है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि बढ़ने से फ़ायदा क्या क्या होगा। तो पहले ये देखते हैं कि इंटरस्टिशियम में कैसे बढ़ता है ऑस्मोलरिटी। देखो मैंने अभी क्या कहा, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। असेंडिंग लिम्ब परमिएबल है किसके लिए, सॉल्ट के लिए। यही देखा हमने। एक काम करते हैं, फिल्ट्रेट का मूवमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिल्ट्रेट असेंडिंग, ये सॉरी लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। ये देखो आप, ये यहाँ पे मैं करंट शो कर रहा हूँ कि किस तरह से मूवमेंट होगा।
फिल्ट्रेट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में और ब्लड का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो काउंटर हो गया। अब हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं। फिल्ट्रेट में है ना वाटर प्रेजेंट होगा, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट मूव हो रहा है नीचे। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट मूव होगा डिसेंडिंग लिम्ब में, तो सोडियम क्लोराइड का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मूवमेंट मतलब आउट ऑफ दी लूप ऑफ एनले। ये सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है ना, तो सॉल्ट यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वाटर जा सकता है पर सॉल्ट नहीं जा सकते। तो जो सॉल्ट है वो ऐसे कैसे कहाँ पहुँच जाएगा, आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लिम्ब में आने के बाद में सोडियम क्लोराइड तो परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल है सोडियम क्लोराइड के लिए। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मूव करने के बाद ये मूव कर जाएगा वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। समझ में आया। और अब ब्लड वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड भी वापस ब्लड के साथ में आगे की तरफ मूव कर गया। अब NaCl कहाँ पहुँच गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब ये NaCl यहाँ इस असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलकर पहुँच जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहाँ पहुँच गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो आप जैसे जैसे देखना, जैसे जैसे आप ये कॉर्टेक्स समझो आप यहाँ पे, और ये मेडुला समझो यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से नीचे मेडुला की तरफ आओगे, आपको पता चलेगा कि इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड डिपॉजिट हो रहा है कंटिन्यूस। जितना ज़्यादा नीचे जाओगे आप, उतना ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होगा वहाँ पे। इसलिए जितना ज़्यादा नीचे जाते हो ऑस्मोलरिटी बढ़ती रहती है। तो सोडियम क्लोराइड इस तरह से मूव हुआ। मैं एक बार वापस सोडियम क्लोराइड का मूवमेंट दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखो, सोडियम क्लोराइड को आप ट्रेस करो अच्छे से कि कहाँ मूव कर रहा है। सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल नहीं है, आगे बढ़ गया, आया असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब परमिएबल थी, तो सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियम में मूव कर गया। इंटरस्टिशियम में मूव करने के बाद वो आ गया ब्लड में, ब्लड के करंट के साथ मूव करेगा, यानी वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में चला जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद वो वापस कहाँ पे आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। और यही रीज़न है कि ऑस्मोलरिटी बढ़ गई। भाई ऑस्मोलरिटी क्या रहती है, ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है जितना ज़्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा ऑस्मोलरिटी होगी। जितना ज़्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोलरिटी। तो बिकॉज यहाँ सोडियम क्लोराइड बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है। पहला रीज़न, ये पहला रीज़न है कि सोडियम क्लोराइड की वजह से ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। दूसरा रीज़न और ज़्यादा ऑस्मोलरिटी बढ़ाने का, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये असेंडिंग लिम्ब से आगे डीसीटी किस में ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो फिल्ट्रेट कहाँ पे आ गया आप, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से यानी डिस्टल पार्ट या लोअर पार्ट से यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन होता है। ये हमने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन होता है, स्मॉल अमाउंट में ही सही पर होता है। और यहाँ पे वहाँ पे ये भी बात की थी मैंने कि क्यों होता है, उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ से हमने यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन किया, कहाँ, लोअर पार्ट से। कौन से पार्ट से, लोअर पार्ट से। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लोअर पार्ट होगा उतना ज़्यादा यूरिया रीएब्सॉर्ब होता है। यूरिया क्या है, सल्यूट। रीएब्सॉर्ब कहाँ होके कहाँ पे आ रहा है, इंटरस्टिशियम में। तो जितना ज़्यादा सल्यूट या सॉल्ट बढ़ाओगे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे आप और नीचे आ रहे हो यूरिया भी रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि ऑस्मोलरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये दो रीजंस हैं ऑस्मोलरिटी बढ़ने के, सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन और यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन। ये दोनों ही रीएब्सॉर्ब होकर कहाँ पहुँच रहे हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो आप जितना ज़्यादा मेडुला के अंदर आओगे उतना ज़्यादा आपको सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी ऑस्मोलरिटी। क्लियर। तो ये तो रीज़न हो गया कि क्यों ऑस्मोलरिटी मेडुला के सरफेस पे 300 है और डीप डाउन इनटू द मेडुला 1200 है मिली ऑस्मोल पर लीटर में, 4 गुना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। ये तो क्या रीज़न दिया मैंने, ये हो गया क्यों है कि ऑस्मोलरिटी में इतना वेरिएशन या ऑस्मोलरिटी इतनी क्यों बढ़ी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब हमें ऐसा क्या काम करवाना है कि हम इतना ऑस्मोलरिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसका रीज़न समझे आप। अब देखो, जैसे जैसे वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आएगा, मेडुला में आ रहा है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, जिनका लूप ऑफ एनले पूरा नीचे मेडुला तक जाता है। अब आप खुद इमेजिन करें, जितना ज़्यादा लूप ऑफ एनले नीचे जाएगा वहाँ बाहर की तरफ ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी।
जैसे मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ऑस्मोलरिटी सबसे ज़्यादा ए पे, फिर बी पे और फिर सी पे। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जितना नीचे उतना ज़्यादा सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, उतना ज़्यादा ऑस्मोलरिटी। अभी मैंने क्या डिस्कस किया, जितना ज़्यादा सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर पोटेंशियल उतना कम, जितना ज़्यादा सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर पोटेंशियल उतना कम। तो जैसे ही फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से नीचे आता है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाटर के लिए परमिएबल है, वो जैसे जैसे नीचे आएगा बाहर वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जा रहा है, तो वाटर अपने आप बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव, वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा बाहर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा, बाहर जितनी ज़्यादा ऑस्मोलरिटी वाटर उतना ज़्यादा बाहर की तरफ मूव करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। सेम चीज़ कलेक्टिंग डक्ट में भी होगी, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुँचा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट के आसपास जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे जाएगा बाहर वाटर पोटेंशियल और कम होता जाएगा। ये यहाँ पे और कम है, ये यहाँ पे और कम है, क्योंकि ऑस्मोलरिटी उतनी ज़्यादा है तो वाटर उतना ज़्यादा बाहर रीएब्जॉर्ब होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि फिल्ट्रेट से वाटर का बहुत सारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, हम नहीं चाहते कि वाटर यूरिन के साथ ज़्यादा निकले, बॉडी को जितना वाटर की ज़रूरत है उतना हमें कंजर्व करना है। इसको आप ऐसे समझ लो कि आप किसी दिन सुबह भूखे प्यासे निकले किसी काम के लिए, किसी रीज़न से खाना पानी नहीं मिल पाया और अभी तक आप घूम ही रहे हो, तो आपकी बॉडी में ये मैकेनिज़्म है डेवलप्ड कि वो उतना ज़्यादा वाटर का कंजर्वेशन करेगा। जैसे कि अब वाटर का एक्सेस है बॉडी में, तो बॉडी को काउंटर करंट मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं, वो वाटर को क्या करेगी, यूरिन के साथ पास आउट कर देगी। लेकिन जितना ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन करना है उतना अच्छा काउंटर करंट मैकेनिज्म करना पड़ेगा। एक बात और, अब ये सब लूप ऑफ एनले और वासा रेक्टा का गेम है, जितना ज़्यादा लंबा लूप ऑफ एनले होगा उतना ज़्यादा लंबा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। तो ये जो आपने कुछ एनिमल्स देखे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कैमल के बारे में, कैमल क्या करता है, आपने सुना होगा कि बहुत कम पानी पीता है वो, जब भी उसको कहीं वाटर सोर्स मिलता है तो वो बहुत सारा एक साथ पानी पी लेता है और बहुत कई बार कई दिनों तक बिना पानी के भी उसका काम चल जाता है, क्योंकि उसका लूप ऑफ एनले का लेंथ ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा लूप ऑफ एनले उतना ज़्यादा वाटर का कंजर्वेशन होता रहेगा। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से वाटर का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन, वाटर इस यूरिन में से उस फिल्ट्रेट से बाहर आ रहा है। इसलिए अब आप खुद देखिए, यूरिन क्या हो जाएगी, कॉन्सनट्रेटेड, यूरिन क्या हो जाएगी, कॉन्सनट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर वाटर कम है। क्लियर। तो एक कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनने के पीछे का रीज़न क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म कब हो पाया, जब हमने मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी डीप डाउन इनटू द मेडुला बढ़ाते रहे, 300 से 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम, पहली बात तो कैसे हम 300 से 1200 पहुँचे और पहुँचने का फ़ायदा क्या हुआ, समझ में आई चीज़। तो एक बार ये देखो आप, तो जैसे जैसे वाटर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से नीचे आएगा, वाटर पोटेंशियल बाहर कम होने की वजह से वाटर अपने आप जो है बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, जिससे होगा वाटर कंजर्वेशन। तो ये बेसिक फंडा है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। क्लियर। अभी एक्चुअली दिक्कत क्या है, समझ तो आप गए, समझ आप गए पूरा सिस्टम, लेकिन इनकी जो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है ना, इन थोड़ी लाइन्स टिपिकल है। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन्स भी अभी लूँगा आप लोगों के लिए, समझाऊंगा आपको कि लाइन्स में क्या क्या लिखा है, और अब आप देखना एग्जैक्ट लाइन्स मैच करेगी जो आपने समझा इसको। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का फिगर दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का फिगर कह रहा है कि ये एफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके आ रहा है, ये एफरेंट आर्टीरियल है, ये ग्लोमेरुलस हो गया, बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी है, ये ध्यान रखना है आपको वैल्यूज़। वो कह रहा है कि ये पीसीटी है, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उसका ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपको, ये वैल्यूज़ याद करनी है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वैल्यू। ये यहाँ से मेडुला शुरू होता है, तो एनसीईआरटी ने बोला यहाँ से मेडुला शुरू होगा, इसके ऊपर कॉर्टेक्स, इसके नीचे मेडुला। फिर एनसीईआरटी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर मेडुला कह दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर मेडुला कह दिया, और इसके ऊपर कॉर्टेक्स। तो वो कह रहा है कि जहाँ से मेडुला की शुरुआत हो रही है वहाँ तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और नीचे गए तो 600, और नीचे गए तो 900, और नीचे गए तो 1200। रीज़न सोडियम क्लोराइड और यूरिया।
क्लियर। अब फिल्ट्रेट की बात करें, यहाँ पे इन्होंने ये वासा रेक्टा शो कर रखा है, यहाँ पे ये वासा रेक्टा है और ये यहाँ पे नेफ्रॉन है। तो फिल्ट्रेट को देखते हैं। इस डायग्राम में जो कुछ भी एरो में शो कर रखा है सब मैं आपको एक बार बताऊंगा और सब आपको समझना है। जब फिल्ट्रेट पीसीटी में रहता है तो उसका ऑस्मोलरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे जाएगा इनटू दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। अब आप देखो, जब आप डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में जा रहे हो तो वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर किसी सोल्यूशन से आप वाटर निकालोगे तो ऑब्वियसली सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका ऑस्मोलरिटी बढ़ेगा। तो अब आप देखना, जैसे जैसे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बाहर की तरफ होगा ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। 300 से आप 400 आ गए फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी, 400 से 600 आ गए, 800 आ गए, 1000 आ गए, और जो बेस है लूप ऑफ एनले का वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है। और क्यों हो रहा है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन? क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी हाई है। फिर आप जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में चढ़ते हो यहाँ पे, तो असेंडिंग लिम्ब से अब क्या होने लगेगा? सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन। ये देखो यहाँ पे ये सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन शो किया इन्होंने कि सोडियम क्लोराइड बाहर मूव कर रहा है। बिल्कुल। अब आप खुद सोचे, जैसे जैसे सल्यूट बाहर की तरफ मूव करेगा ऑस्मोलरिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। सिंपल सी बात है ना, सॉल्ट ही ऑस्मोलरिटी बनाता है। सॉल्ट अगर फिल्ट्रेट से बाहर जाएगा तो ऑस्मोलरिटी कम होने लगेगी। तो जो ऑस्मोलरिटी बेस पे 1200 थी, 900, 600, 400, 300 और अब यहाँ 200 आ गई है। अब आप पीसीटी और डीसीटी को कंपेयर कर लो। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पीसीटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, डीसीटी 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, कम हो गया उल्टा। जब आप ऊपर और डीसीटी में जाओगे, यहाँ पे और सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और नीचे आओगे। अब जब आप कलेक्टिंग डक्ट में आओगे तो यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि बाहर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है। ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे पूरा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा यानी यहाँ पर फिल्ट्रेट में वापस क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेट में वापस आपका फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी और बढ़ता जाएगा 600, 900 और नीचे आते आते ये चला जाएगा 1200। कितना आ गया? 1200। अब एक एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियर लाइन, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पीसीटी में कितना है? 300 मिली ऑस्मोल। यहाँ बोमेंस कैप्सूल शो नहीं कर रखा, बाकी बोमेंस कैप्सूल में भी इतना ही रहता है 300 मिली ऑस्मोल। यानी जो फिल्ट्रेट बन के आया है ना, इस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और कलेक्टिंग डक्ट के एंड में यहाँ पर इस जो फिल्ट्रेट है उसका रहता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म इतना एक अफेक्टिव मैकेनिज्म है कि उसने फिल्ट्रेट का और यूरिन के ऑस्मोलरिटी में इतना डिफरेंस ला दिया है कि जहाँ पर फिल्ट्रेट इनिशियली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, एट द एंड आते आते 1200 हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स हो गया। यही एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आगे बढ़ो आप। यहाँ पर एक मैं आपको ये बताना था, ये देखो आप, ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और इनर मेडुला में, आउटर मेडुला में नहीं। हमेशा याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पार्ट से ही यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है। और यही रीज़न है कि क्योंकि लोअर पार्ट में यूरिया रीएब्जॉर्ब हो रहा है, अपर पार्ट में नहीं हो रहा है, इसलिए लोअर पार्ट और ज़्यादा ऑस्मोलरिटी शो करते हैं। क्लियर? तो ये तो बता दिया मैंने लूप ऑफ एनले के रेफरेंस से। अब आप आओ ब्लड के रेफरेंस से, वासा रेक्टा में आ जाओ आप। वासा रेक्टा में यहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया वासा रेक्टा का। देखो सोडियम क्लोराइड अंदर एंटर कर रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले यही देखा था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अंदर एंटर किया और ये फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा सोडियम क्लोराइड वापस बाहर इंटरस्टिशियम में आ रही है। समझ में आया? तो ये होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं एनसीईआरटी की लाइंस कि एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है। कुछ लाइंस मैंने पिछले टॉपिक से भी ली है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइंस बताई थी, पर मैंने आपको कहा था कि इनका जो मेन मीनिंग है आपको काउंटर करंट के बाद ही समझ में आएगा, तो वो लाइंस मैं वापस ले लेता हूँ। हेनलेज लूप प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हेनलेज लूप रोल प्ले करता है किसमें? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी हाई मेंटेन करने में। तो वो अभी हमने देखा। कौन सा लिम्ब ये काम कर रहा है? असेंडिंग लिम्ब। नेक्स्ट लाइन है,
Descending limb is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. Ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. As concentrated filtrate pass upward, हैंडलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगा वो डाइल्यूट होता जाएगा. क्यों होता जाएगा डाइल्यूट? क्योंकि वहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो सॉल्ट बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जाएगा. क्लियर. कलेक्टिंग डक्ट की एक लाइन थी लास्ट वीडियो में कि इट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप दी ऑस्मोलरिटी. यानी कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रीएब्जॉर्ब होता है ताकि ऑस्मोलरिटी को अप मेंटेन किया जा सके. क्यों किया? काउंटर करंट मैकेनिज्म करवाने के लिए, वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए, फिल्ट्रेट से वाटर रीएब्जॉर्ब कराने के लिए. और देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन. सब काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रॉपर में एनसीईआरटी क्या लिखती है? मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काउंटर करंट मैकेनिज्म मैमल्स में होता है. कहाँ पर? मैमल्स में. दी हैंडलेज लूप, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हुआ? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यूरिन उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इसमें कौन रोल प्ले करता है? हैंडलेज लूप और वासा रेक्टा इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट लाइन है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हैंडलेज लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट. हमने देखा कि किस तरह हैंडलेज लूप में दो लिम्स में जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, एक में नीचे एक में ऊपर, इसलिए ये एक काउंटर करंट बनता है. वासा रेक्टा में भी जो दो लिम्स हैं उसमें इसी तरह का काउंटर करंट पैटर्न बनता है. बिल्कुल, ये एनसीईआरटी की लाइन से. नाउ द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हैंडलेज लूप एंड वासा रेक्टा. मैंने क्या कहा कि हैंडलेज लूप और वासा रेक्टा बहुत क्लोज है एक दूसरे के. प्रॉक्सिमिटी मतलब उनका आसपास, इन दोनों के बीच, ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज रहते हैं. और उसके साथ साथ में काउंटर करंट इन देम, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है? काउंटर करंट. एक में फिल्ट्रेट ऐसे जा रहा है और एक में ब्लड ऐसे आ रहा है इन देम. इसकी वजह से इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. इसकी वजह से ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे आप इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाओगे. यानी कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लेकर इनर मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी 4 गुना ज़्यादा. नेक्स्ट लाइन, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. ये जो ऑस्मोलरिटी में डिफरेंस आया, ग्रेडियंट आया, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सोडियम क्लोराइड और यूरिया. NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेज लूप. सही बात है, NaCl को इंटरस्टिशियम में कौन लाया? हैंडलेज लूप का असेंडिंग लिम्ब, विच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. NaCl हैंडलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब से बाहर आकर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाता है, अभी जैसा हमने देखा. NaCl इज रिटर्न्ड टू इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा. ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन, यहाँ से NaCl वापस कहाँ पे आ गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में. मूवमेंट लिखा है एनसीईआरटी ने कि कौन कहाँ पे मूव कर रहा है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट. इस लाइन का मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको. डायग्राम पे चलते हैं हम एक बार. चलो हमारे डायग्राम पे आते हैं हम. देखना, यूरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ये यूरिया इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है. यूरिया यहाँ से एंटर करेगा असेंडिंग लिम्ब में. असेंडिंग लिम्ब का कौन सा पार्ट? थिन पार्ट. ये वो थिन सेगमेंट है, ये देख लो, ये ऊपर थिक सेगमेंट, ये थिन सेगमेंट. यूरिया इंटरस्टिशियम से थिन सेगमेंट में आया, फिर फिल्ट्रेट के साथ ऊपर मूव किया, DCT में गया, वापस कलेक्टिंग डक्ट में आया, और कलेक्टिंग डक्ट लोअर पार्ट में आने के बाद ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब हुआ. ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो गया ताकि इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी बढ़ा सके. फिर ये वापस यहाँ पे आता है, वापस घूमता है. तो इस तरह से यूरिया जो है ना मूवमेंट करता रहता है यहाँ पे. यही लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने. क्या लिखा है एनसीईआरटी ने लाइन? कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट. यानी वापस वो इंटरस्टिशियम में आएगा बाय लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. The above described transport of substances facilitated by special arrangement of LOH and vasa recta is known as counter current mechanism. तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट देखा सब्सटेंसेस का, किसकी वजह से? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ LOH और वासा रेक्टा की वजह से. वासा रेक्टा और LOH का एक स्पेशल अरेंजमेंट है
जिसने फैसिलिटेट किया है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को। देखा ना कैसे वो ब्लड से फिल्ट्रेट में आ रहा है, फिल्ट्रेट से इंटरस्टिशियम में जा रहा है ना। और इनमें ये कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है क्योंकि इनका प्रॉक्सिमिटी क्लोज है काफ़ी। एलोवेंस और वासा रेक्टा दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास पास रहता है। और अब आप सोचें, अगर ब्लड का मूवमेंट और फिल्ट्रेट का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाती? ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इसको एम्फेसाइजली हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से हमने मेडुलर इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया है, और ऐसा ग्रेडियंट होने की वजह से वाटर बहुत इजीली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पास होकर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट होता है कॉन्सेंट्रेटेड, यानी यूरिन बन जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। और ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। नीट यूजी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है, और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट और ये सब में आता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि बोमेंस कैप्सूल में जो इनिशियल फिल्ट्रेट था, ये इनिशियल फिल्ट्रेट की बात कर रहा है। जो बोमेंस कैप्सूल में कितना था उसका ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि यूरिन उसका कितना रहता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना गुना हो गया? 4 गुना। इसलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन किडनीज 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना लेती है देन दी इनिशियल फिल्ट्रेट। ये इसका मीनिंग है। तो ये था पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को अच्छे से देखो, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो, और किसी तरह के डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि चैनल पे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी जो बहुत सारे वीडियोस जो केवल मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है वो भी आप इजीली एक्सेस कर पाओ। एंड बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को या सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट बेस्ड है सारा का सारा, ऐसा नहीं है कि बस चीज़ें रटानी है या ऐसा कुछ। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा जो है ना चीज़ों को ग्रास्प कर पाओगे और याद कर पाओगे। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।